Hello, my dear students. Welcome back to the next class of this channel, the Brainy Batch. I'm Aditya, your psychology mentor. Today, we are going to revise class 12 psychology, chapter number 5, therapeutic approaches. It is also a fun chapter, a bit technical chapter. So, without any further ado, let's move on. Okay, chapter number 5, therapeutic approaches, one shot revision. Now, this chapter you can see that it is in a continuation of chapter number 4. जहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखे थे, वही इस चैप्टर में हम लोग उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज होगी, जैसे बिहेवियरिज्म के डिफरेंट बिहेवियरल थेरेपीज होगी, साइकोडायनामिक अप्रोच की डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज होंगी, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच की डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज होगी, बट सबका एक ही एम होगा, इज टू बेसिकली क्योर द पेशेंट एंड टू बेसिकली ब्रिंग नॉर्मलसी इन पेशेंट्स लाइफ। जो जैसे वो पहले था, जैसे वो पहले नॉर्मली फंक्शन करता था, वैसे ही उसकी लाइफ में नॉर्मल फंक्शनिंग वापस लाने का एम इज द मेन aspect of all the therapeutic approaches, different kinds of therapeutic approaches that we are going to see. अभी उसी basis पे we will see the nature and the process of psychotherapy. अभी देखो, if you have to define psychotherapy, psychotherapy is a voluntary relationship between the client who is seeking help and the therapist who is basically treating, in which the therapist helps the client understand and overcome the emotional, behavioral and psychological problems through psychological methods. अभी it is a voluntary relationship, ये हम लोग उसके characteristics में देखेंगे, so let's just discuss in that. तो first characteristic is it is not a casual advice giving, it follows structured techniques and scientific methods. देखो, हम लोग a lot of time we confuse counseling and psychotherapy as just merely talking and just giving and seeking advices, but ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, and it is not at all the only narrowed down thing. Psychotherapy is much beyond than just talking. These are scientific and structural approaches जिसको prove किया गया है, तभी जाके ये approaches in the layman's perspective on the being eye है कि इसको फिर हम लोग ट्रीटमेंट में डाल सकते हैं। ये अप्रोचेस ऐसे ही नहीं दिए गए हैं जस्ट बिकॉज की बातें कर रहे हैं तो साइकोथेरेपी हो जाती है, एंड दिस इज नॉट व्हाई द साइकोथेरेपिस्ट चार्ज यू अ लॉट, बिकॉज दीज पर्टिकुलर मेथड्स दैट दे यूज आर प्योरली साइंटिफिक मेथड्स, जो उन्होंने वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स बने हैं बहुत सारी ट्रेनिंग लेकर, ठीक है। सो दीज आर स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स एंड साइंटिफिक मेथड्स. Also, this is a voluntary relationship. Voluntary मतलब the kind willingly seeks helps and cooperates in the therapeutic process. किसी ने भी क्लाइंट को फोर्स नहीं किया है कि आप जाके थेरेपी लो, ठीक है। किसी ने भी क्लाइंट को ऐसा नहीं बोला है कि आप थेरेपी कंटिन्यू करो. इट इज़ कम्प्लीटली अ वॉलेंटरी थिंग, मतलब क्लाइंट की इच्छा है इसलिए वो आया है, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं आएगा, या फिर अगर वो आया है तो फिर सेकेंड थेरेपी सेशन में भी आएगा कि नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ अ कम्प्लीटली वॉलेंटरी थिंग, इट इज़ नॉट अ बाई फोर्स थिंग कि उसको बाई फोर्स करके भेजा गया है करके, ठीक है। Also, it is a professional relationship, very important. It is a professional relationship because it is conducted by a trained therapist, not by a friend, not by somebody in your relation, but somebody who is a trained individual, जो सिर्फ और सिर्फ वही एम लेकर आया है कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से फ्री करना है और तुम्हें वापस नॉर्मलसी देनी है इन योर लाइफ, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली. It is a therapeutic alliance. A trusting and a confidential relationship between a therapist and a client is very important, ठीक है। तो बेसिकली ये एक दो लोगों का अलायंस है जहाँ पे एक ट्रस्टिंग एंड अ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है. कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, देयर इज नो वे दैट द थेरेपिस्ट इज गोइंग टू शेयर एनी ऑफ योर डिटेल्स टू एनीबडी एल्स. और अगर आपके ट्रीटमेंट के बारे में या फिर आपके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस भी करेंगे तो आपका नाम कंप्लीटली एनोनिमस रखेंगे, आपकी आइडेंटिटी भी कंप्लीटली एनोनिमस रखेंगे, ठीक है। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली होता ही है, एंड इफ दे डू नॉट फॉलो दिस द लाइसेंस कैन बी बार्ड. सो द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज very important, and they use basically something which is known as psychological principles. It is based on psychological थियोरीज एंड कंसेप्ट्स, मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थियोरीज को प्रैक्टिस में लाए हैं,
ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हवा में है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, बट दीज आर कॉन्क्रीट थियरीज में से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट निकले हैं। फिर उसका नेक्स्ट एस्पेक्ट इज दैट इट फोकसेस ऑन बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस। इट एम्स टू रिड्यूस डिस्ट्रेस एंड ब्रिंग्स अबाउट इम्प्रूवमेंट इन थिंकिंग पैटर्न्स, इमोशनल स्टेट्स एंड बिहेवियर। उसका मेन एम है दैट कि आपके ये सारे एस्पेक्ट्स में जहाँ पे डिस्ट्रेस हो रहा है, आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में, आपके थिंकिंग पैटर्न में, उसको चेंज करके आपको बेसिकली एक नॉर्मल सी में लाए। एंड लास्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो यू हैव, आपको पूछेंगे व्हाट इज द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। इट कैन कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको इसका डेफिनेशन ये डिफाइन करना है और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बेसिकली पुट डाउन करना है, ठीक है। चलो, now next particular topic is goals of psychotherapy. Now what are the various goals साइकोथेरेपी करने के लिए, या फिर साइकोथेरेपी जब होती है तब साइकोथेरेपिस्ट के माइंड में क्या होता है फॉर अ पेशेंट, वो कौन से गोल्स से ये सारी चीज़ें करता है। तो गोल्स कैन कम एज इंडिविजुअल 3 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको सारे गोल्स मेंशन करने हैं। इट कैन बी इवन आस्क्ड एज अ कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ नेचर एंड गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी। तो फर्स्ट इज रिड्यूसिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, increasing self-understanding, modifying maladaptive behavior. Maladaptive behavior, as we have already discussed in the previous chapter, maladaptive is something which is not according to the normalcy or the norms of the society, या फिर something which is being problematic, उसको maladaptive बोलते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली फॉरगिव नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बेसिकली जो बेसिकली किसी को हार्म करे वैसा। चेंजिंग फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स, कुछ भी खराब सोच, कुछ नेगेटिव सोच, उसको चेंज करना। इम्प्रूविंग कोपिंग स्किल्स, अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर नॉट एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन they face behavioral issues, they face anxiety, depression। तो उनकी कोपिंग स्किल्स को enhance करना, बढ़ाना। enhancing personal effectiveness in your job, in your academic life, जहाँ पे तुम अभी because of your problem you are not able to work efficiently and properly, तो उसको personal effectiveness मतलब अभी तुम academically, professionally ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओ, तो उसके लिए promoting emotional growth, तुम emotionally enhance हो उसके लिए। improving your interpersonal relationships, basically तुम ऐसा चार्ज अप कर दो so that तुम्हारे जो भी interpersonal problems थे वो basically improve हो जाए in your forthcoming future। फैसिलिटेटिंग बेटर एडजस्टमेंट, जो तुम पहले नहीं एडजस्ट कर पाते थे अभी उसको बेटर एडजस्टिंग तुमको बनाने का। एंड इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस, अ लॉट ऑफ टाइम वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट आवर प्रॉब्लम्स एंड वी थिंक दैट ये सब फालतू है। तो बेसिकली वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सो दीज गोल्स वुड ऑल्सो कम एज 3 मार्कर क्वेश्चंस। Now the main aspect of therapeutic relationship, अभी देखो इसमें what are the two major components, what are the two major components of a therapeutic relationship, पूछ सकते हैं as a 2 marker question, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट थिंग इज इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर मतलब क्या? इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 individuals and these 2 individuals are the client who is seeking the treatment and the therapist who is giving the treatment, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक रहेगा जब तक क्लाइंट की प्रॉब्लम्स फोरगो नहीं हो जाती है एंड क्लाइंट अभी नॉर्मलसी में वापस नहीं आ जाता है तब तक। The therapeutic relationship is based on a formal agreement between the therapist and the client. It clearly defines roles and responsibilities, goals, fees, confidentiality and boundaries of the therapy, which is very very important. Boundaries क्यों important है? A lot of time it might happen that the client might fall in love with the therapist, या फिर उसको fall in love is not only love in the sense of कि the love which is purely romantic love, but a love in the sense कि they might see the therapist as their father figure or somebody from मतलब जिनके साथ वो close नहीं feel करते हैं और वो attachment figures जैसे।
तो इट हैज़ टू हैव बाउंड्रीज, वरना फिर ट्रीटमेंट नहीं होगी एंड एट द सेम और ऑफ टाइम इट कैन कॉज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन बोथ द एंड्स ऑफ द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट। तो ये क्लियरली डिफाइंड चीज़ें होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ होता है, फीस होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर होता है, बाउंड्रीज होती है, गोल्स होते हैं, एवरीथिंग इज वेल स्टेटेड एंड डिफाइंड। ठीक है, दोनों के दोनों उसमें साइन करते हैं, तब जाके इट बेसिकली it moves forward in terms of treatment. ठीक है, and the second component is that it is of the limited duration. There is limited time duration, मतलब this particular contract is legible and this particular contract is eligible till the time that the client is not treated. The moment the client is treated well और वो normalcy में आ जाता है, ये particular relationship फिनिश हो जाती है बेसिकली। ठीक है, देयर इज़ नो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, दोनों के बीच में एक रिश्ता नहीं बन गया है। ये रिश्ता तब तक ही है जब तक क्लाइंट ठीक नहीं हो जाता, तब तक। सो इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज़ अ टाइम बाउंड थिंग, इट इज़ नॉट परमानेंट लाइक पर्सनल रिलेशनशिप, इट लास्ट ओनली टिल द गोल्स ऑफ थेरेपी आर अचीव्ड और द अग्रीड ड्यूरेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लिमिटेड ड्यूरेशन वाली चीज़ है। तो एक तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर और सेकेंड लिमिटेड ड्यूरेशन। अभी उसमें क्या इंश्योर करना होता है एवरी सिंगल रिलेशनशिप में, एवरी सिंगल थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टू मेजर फीचर्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक 2 मार्कर क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड द सेकेंड इज एम्पैथी। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। अभी व्हाट इज अनकंडीशनल? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब क्या होता है? जैसे अनकंडीशनल लव होता है, यू लव समबडी विदाउट accepting all of their flaws and anything which is wrong with them, but you still love them dearly and wholeheartedly without any terms and conditions, उसको unconditional बोलते हैं। तो सिमिलरली वही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब क्या होता है दैट वॉट एवर द क्लाइंट इज पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द थेरेपिस्ट would be keeping an accepting nature without any judgment. वो कोई भी एंड से कोई भी तरीके से जजमेंट नहीं देगा। it is a complete non-judgmental acceptance of the client by the therapist regardless of whatever the client says or feels or brings on the table. इवन वो बहुत ऐसी चीज़ भी बेसिकली बोलेगा जो थेरेपिस्ट शायद एक्सेप्ट ना कर पाए, या फिर थेरेपिस्ट कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि ऐसी चीज़ें बोलने वाला है, बट स्टिल अगर वो अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करेगा, अगर वो कोई भी तरीके ऐसा दिखाएगा जिसके वजह से ही और द थेरेपिस्ट इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट वॉट एवर द क्लाइंट हैज सेड, वो पूरी रिलेशनशिप फालतू हो जाएगी और वो क्लाइंट ओपन अप नहीं हो पाएगा, जिससे वो ट्रीटमेंट में बहुत अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एम्पैथी, understanding the client's feelings from the point of view and communicating that understanding. मतलब it is putting yourself into somebody else's shoe, but it also does not mean that कि client रोने लगने लग गए आपके सामने तो आप भी रोना शुरू कर दो as a therapist. Basically उनके point of view से उनकी problem को समझना और उनको फिर उसके रिगार्डिंग फीडबैक देना is what is known as empathy in this particular case. ठीक है, और सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत डिफरेंस होता है, तो वही डिफरेंस मैंने नीचे दिया है। इसमें ये 2 मार्कर पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो एम्पैथी इज अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स इमोशंस व्हाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, पर उनके जैसा फील करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बट सिंपैथी इज मियरली फीलिंग पिटी और सॉरो फॉर द क्लाइंट इन्वॉल्व्स इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट इज नॉट एनकरेज्ड इन द थेरेपी। सिंपैथी मतलब ओ बेचारा, ओ ऐसा वैसा, ये नहीं बोल सकते आप। ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना इंपॉर्टेंट होता है। सो सिंपैथी इज नॉट encouraged in the therapy, but empathy is encouraged in the therapy. Sympathy is you're not basically trying to understand from that person's perspective. आप सिर्फ उसके लिए pity या फिर sorrow feel करते हो, which is not important. उनको pity नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि मुझे कोई समझे।
ठीक है. सो एम्पैथी इज फुल्ली एनकरेज्ड बट सिंपैथी इज नॉट एनकरेज्ड एट ऑल. सो दैट इज बेसिकली द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. फिर पैरामीटर्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑल द साइकोथेरेपीज, ये आपको पूछ सकते हैं एज अ 6 मार्कर क्वेश्चन. व्हाट आर द पैरामीटर्स जो सारे के सारे साइकोथेरेपिस्ट फॉलो करते हैं? तो फर्स्ट पैरामीटर इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. the cause of the problem. Therapies differs based on what they consider the main cause of the psychological distress. जैसे different fields के हिसाब से different causes determine होते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, बट जस्ट इट इज़ वन शॉर्ट रिविजन, इससे मैंने बहुत ब्रीफ में दिया है. जैसे साइको डायनामिक अप्रोच थिंक्स दैट योर इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट्स इन योर माइंड are the major cause of the problem, whereas behavioral therapy thinks that, या फिर behaviorism thinks that your faulty learning patterns are the major cause of your problem. ठीक है, तो ये बेसिकली different fields के हिसाब से different causes होते हैं. सेकेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉज, ये कॉज कहाँ से आया है, कौन सा सोर्स था, क्या चीज़ थी जिसके वजह से आया है. तो अकॉर्डिंग टू योर साइकोडायनामिक अप्रोच चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, फिर अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हो गई आपकी, उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल थेरेपिस्ट, चाइल्डहुड में योर पेरेंटिंग स्टाइल्स या फिर आप जिस तरीके से रेज हुए हो, आपकी फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स जिस तरीके से आई है, दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम. फिर methods of treatment. Therapies are classified according to the techniques they use to treat the problems. तो जैसे psychodynamic approach basically uses main therapy known as psychoanalysis, whereas behaviorism में behavioral techniques बहुत सारी होती है, positive reinforcement, negative reinforcement, vicarious learning, social learning, different kinds of. तो मैंने जैसे बोला different fields के different psychotherapy. Nature of the client therapist relationship. Therapies may vary in terms of how the therapist interacts with the and guides the client. जैसे say for example, in the case of behaviorism and in the case of psychodynamic approach या फिर psychoanalysis और behavioral therapist में client plays a secondary role, but जो therapist होता है उसी का ही main role होता है. ठीक है, पर इन द केस ऑफ ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच वो पर्टिकुलर रोल चेंज हो जाता है. थेरेपिस्ट इज मियरली द फैसिलिटेटर, क्लाइंट ही एक्टिव रोल प्ले करता है जिसमें वो खुद की प्रॉब्लम खुद ही आइडेंटिफाई करके खुद ही सॉल्व करता है, वेयर द थेरेपिस्ट इज मियरली द फैसिलिटेटर. फिर उसका चीफ बेनिफिट क्या होता है, अगेन एज पर द थेरेपीज इट वुड डिफर. जैसे साइकोडायनामिक अप्रोच में साइको एनालिसिस करके द चीफ बेनिफिट इज दैट टू गेन एन इमोशनल इंसाइट अबाउट द एस्पेक्ट की मेरी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थी, मेरे अनकॉन्शियस डिजायर्स क्या थे, उसको सरफेस पे लाके उसको बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस दिलाना. In the case of behaviorism, to change those faulty patterns, faulty learning patterns into adaptive patterns. ठीक है, वैसे करते करते ये हर एक थेरेपी में डिफर करेगा. एंड देन ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपीज डिफर इन टर्म्स ऑफ हाउ लॉन्ग द ट्रीटमेंट प्रोसेस वुड लास्ट. तो जैसे साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म में इट माइट लास्ट फॉर मंथ्स, बट ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में इट इज अ लिमिटेड ड्यूरेशन, जिसमें आई थिंक 5-6 सेशंस 1 month 2 months में खत्म हो जाएगा. ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट और द क्लाइंट ये ड्यूरेशन डिफर करता है. ठीक है, तो दीज आर द वेराइटीज ऑफ पैरामीटर्स जो आपको 6 मार्कर में पूछ सकते हैं. फिर आपका आता है स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स. ये आपके वो टेबल में दिया हुआ है. ठीक है, ये टेबल वाला है, तो टेबल वाला ये जो क्वेश्चन है इट माइट कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स? तो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. ऑब्वियसली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्लाइंट कौन सी प्रॉब्लम को ला रहा है आपके सामने, उस प्रॉब्लम को एक स्ट्रक्चर देना एंड एट द सेम उम्र ऑफ टाइम गिविंग अ क्लियर फीडबैक. या फीडबैक का मतलब क्या, बेसिकली कि मैंने एग्जैक्टली वही रिपीट किया जो आपने मेरे सामने प्रेजेंट किया. सो दैट वुड क्लैरिफाई वॉट एवर आई एम नॉट मिसिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट. एज अ थेरेपिस्ट आई शुड बी as aware as the client is making me aware. ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो. ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर द ट्रीटमेंट, डिसाइडिंग स्पेसिफिक बिहेवियर्स, थॉट्स और इमोशंस दैट नीड टू चेंज. क्या प्रॉब्लम है उस एरिया को आइडेंटिफाई करके फिर उसी एरिया पे काम करना. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
फिर चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट, सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल थेराप्यूटिक अप्रोच एंड टेक्निक्स फॉर द क्लाइंट, मतलब एक पूरा थेरेपी पैकेज बनाना कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट को ये पर्टिकुलर थेरेपी इस तरीके से हम लोग देंगे, ठीक है. So that is basically making an entire treatment package. So this entirely would again come as a 3 marker question to you, ठीक है. चलो अभी मेन आती है अपनी थेरेपीज जो स्टार्ट होती है, जिसमें फर्स्ट इज योर बिहेवियरल थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं एक्चुअली. फर्स्ट जो हम लोग थेराप्यूटिक अप्रोच देंगे, एक्चुअली व्हेन आई वाज स्टडिंग इन स्कूल, हमारे टाइम पे टिल 2019 तक साइकोडायनामिक थेरेपी वाज आल्सो देयर इन योर सिलेबस, जो अच्छी तरीके से पूरा एक इलेबरेटेड मेथड थी. बट सिंस कोविड इट इज डिलीटेड, सो डायरेक्टली बिहेवियर थेरेपी स्टार्ट होती है. बट दैट थेरेपी इज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, ठीक है. तो बिहेवियर थेरेपी, नाउ बिहेवियर थेरेपी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, वो ज़्यादा प्रेजेंट पे फोकस करती है, जहाँ पे फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. तो उनका मेन कॉजेज मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करना बाय यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. इट इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी that focuses on changing maladaptive behaviors using principles of learning, ठीक है. तो मतलब लर्निंग के प्रिंसिपल्स को यूज करके उन्हीं maladaptive behaviors को चेंज करना. It is based on the idea that abnormal behavior is learned and can be modified through conditioning and reinforcement techniques. कोई भी undesired behavior को हम लोग उसकी conditioning को change कर सकते हैं by giving reinforcements, either positive or negative reinforcement, ठीक है. The therapy emphasizes on present behavior rather than past experiences. देखो past experiences is not the feature of behaviorism or behavior therapy. ये psychodynamic approach का feature है. बट जो बिहेवियर थेरेपी है उसको वही कंसर्न है कि प्रेजेंट बिहेवियर प्रॉब्लम है. भाई हम लोगों को चाइल्डहुड में क्यों जाना है, ठीक है. प्रेजेंट बिहेवियर नीड्स टू बी चेंज, तो प्रेजेंट में ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन हो गया बिहेवियर थेरेपी का. ये स्लाइड रिपीट हो गई, सो लेट्स जस्ट क्रॉस इट एंटायरली, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलती से रिपीट हो गई थी मुझसे. अभी मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, अभी मेथड्स कौन सी यूज़ करते हैं बेसिकली टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. पहले तो मैल फंक्शनिंग बिहेवियर को समझना, ठीक है. इसमें वेराइटीज़ ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो शांति से मैं समझाऊंगा, सो प्लीज़ पे अटेंशन, ठीक है. मैल फंक्शनिंग बिहेवियर मतलब प्रॉब्लमैटिक और मैल अडेप्टिव बिहेवियर. कोई ऐसा बिहेवियर जो प्रॉब्लमैटिक हो, जो कोई एक्सेप्ट ना कर पाए, उस बिहेवियर को हम लोग मैल फंक्शनिंग बिहेवियर बोलेंगे, जो खुद को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और दूसरों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. that causes distress or interferes with normal functioning. ऐसी कोई भी चीज़ जो डिस्ट्रेस ला रही हो और नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरफियर कर रही हो, जैसे मैंने तुमको क्या समझा था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में सबसे मेन कॉज इज दैट कि वो आपके नॉर्मल बेसिक फंक्शनिंग में आपको अफेक्ट कर रही हो. तो ये सारी चीज़ मैल फंक्शनिंग बिहेवियर को पहले तो आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसका एंटीसीडेंट, समथिंग विच इज़, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज बिफोर द बिहेवियर स्टार्टेड. कौन सा ऐसा ट्रिगर था जिसके वजह से ये बिहेवियर आया, दैट इज एंटीसीडेंट. इवेंट्स और सिचुएशंस दैट अकर बिफोर द बिहेवियर एंड ट्रिगर्स इट. कौन सी ऐसी सिचुएशन थी, कौन सी ऐसी इवेंट थी जिसके वजह से अभी का ये मैल फंक्शनिंग बिहेवियर आया. तो जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट स्टार्टेड स्मोकिंग व्हेन ही वाज स्मोकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स व्हेन ही वाज इन क्लास 12th. ठीक है, तो दैट इज एंटीसीडेंट फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो मेल मैल फंक्शनिंग बिहेवियर इसमें क्या है, स्मोकिंग. ट्रिगर कहाँ से हुआ, बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स. तो बोर्ड एग्जाम्स में उसको स्ट्रेस कम हो इसलिए उसने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया. फिर मेंटेनिंग फैक्टर्स, consequences that occur after the behavior and reinforce it and sustains it. अभी every single time जब भी उसको स्ट्रेस होता था तो वो स्मोक करता रहता था बिकॉज उसको स्ट्रेस कम होता था उसकी वजह से. सो द स्ट्रेस इज बेसिकली मेंटेनिंग फैक्टर. जो स्ट्रेस कम हो रहा है दैट इज मेंटेनिंग फैक्टर बिकॉज ऑफ विच दिस पर्टिकुलर मैल अडेप्टिव बिहेवियर केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग. तो अभी जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया
ठीक है, उसमें हम लोग एंटीसीडेंट फैक्टर को मैं ANF लिखूंगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, बोर्ड एग्जाम्स, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स। फिर इसमें जो माल फंक्शनिंग बिहेवियर है, वो माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है, स्मोकिंग का। उसने स्मोकिंग इसलिए किया बिकॉज उसको स्ट्रेस से रिलीफ मिला। एंड मेंटेनिंग फैक्टर बेसिकली द रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, जिसके वजह से ये कॉन्स्टेंटली स्मोक करता गया कि फ्यूचर में भी जब भी उसको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी वो स्मोक करेगा, जिसकी वजह से उसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। फिर अभी एक एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन क्या होता है। एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन इज अ कंडीशन और एन इवेंट that temporarily increases the effectiveness of a reinforcer and makes a particular behavior more likely to occur. एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन का मतलब सिंपल टर्म्स में यही है, to basically pick that behavior and to try to change it either by reinforcing it or doing something about it, जिसके वजह से हमें उस माल फंक्शनिंग बिहेवियर को चेंज करना है, दैट इज एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन। तो जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा क्रिब करता है, बहुत ही ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करता है व्हेन डिनर इज सर्व्ड, ठीक है, ही डज नॉट ईट द फूड एंड बिकॉज ऑफ विच द मदर इज़ वेरी वेरी डिस्ट्रेस कि मैं मेरे बच्चे को भाई डिनर कैसे खिलाऊं। तो अभी इस पर्टिकुलर चीज़ में हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे, तो पहले तो एंटीसीडेंट फैक्टर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी क्या हो रहा था कि स्नैक्स के टाइम पे ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा वो स्नैक्स खा लेता था ड्यूरिंग द टी टाइम, जिसके वजह से उसको डिनर तक भूख नहीं लगती थी, ठीक है। तो अभी एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन क्या होगा कि इसका एंटीसीडेंट फैक्टर ही चेंज कर दो। ड्यूरिंग द टी टाइम जस्ट सर्व द वेरी लेस फूड और समथिंग विच बेसिकली जिसके 2-3 घंटे उसके निकल जाए, ताकि डिनर तक उसको भूख लगे और वो डिनर के टाइम पे टैंट्रम्स थ्रो ना करे या फिर क्रिप ना करे टू ईट द फूड। It creates a need or motivation for a reinforcer. A consequent operation refers to the consequences that follows a behavior and either strengthens or weakens that behavior. It determines whether the behavior will increase or decrease in the future through reinforcement or through punishment. तो जैसे अभी हमारे केस में एंटीसीडेंट फैक्टर को हमने टी टाइम पे, जैसे फूड को हमने टी के टाइम पे हम लोग ने बेसिकली फूड के इनटेक को कम कर दिया इन द चाइल्ड, ठीक है। तो एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन वाज टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फूड गिवन ड्यूरिंग द टी टाइम। तो अभी द मेन मैल फंक्शनिंग बिहेवियर है वो तो चेंज हो गया, अभी चाइल्ड को भूख लगी है, इसके वजह से वो डिनर आराम से कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट द कंसिक्वेंट ऑपरेशन मतलब क्या कि अभी उसको प्रेज देना या फिर उसको रिवॉर्ड देना, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर बिहेवियर क्या हो, कंटिन्यू हो, बिकॉज इट इज अ डिजायर्ड बिहेवियर दैट द चाइल्ड ईट्स द फूड ड्यूरिंग द डिनर। सो ये पर्टिकुलर चीज़ हम लोग तभी ही पूरे टाइम तक एनहांस कर पाएंगे जब तक थोड़े टाइम तक उसको रिवॉर्ड देंगे, उसके बाद तब तक तो उसको कंसीक्वेंट ऑपरेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कंसीक्वेंट, समथिंग विच इज आफ्टर। कंसीक्वेंट का मतलब होता है आफ्टर, एंटीसीडेंट का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको अच्छे से समझो। तो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी आस्क्ड एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन और अ 6 मार्कर क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आस्क्ड। 3 मार्कर में भी पूछ सकते हैं बाय द वे। आपको एग्जाम्पल देखो, इसमें से भी दिस चैप्टर इज ऑल्सो द वन विच कैन बी वेरी वेरी एप्लीकेशन बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, राइट। फिर व्हाट आर द वेरियस बिहेवियरल टेक्निक्स, 6 मार्कर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। व्हाट आर द वेरियस बिहेवियरल टेक्निक्स आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन, या फिर इसमें से भी डिफरेंट पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट भाई आता है इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। गिविंग अ प्लेजेंट रिवॉर्ड आफ्टर अ डिजायर्ड बिहेवियर टू इंक्रीज इट्स अकरेंस। जैसे वो डिनर खा रहा है तो डिनर के बाद उसको चॉकलेट आइसक्रीम दे दो या फिर कुछ भी ऐसा दे दो जिसकी वजह से उसको लगे कि अभी एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम मैं डिनर अच्छे से खाऊंगा ना तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसकी लालच में वो खाता रहेगा, ठीक है। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, removing an unpleasant stimulus after a desired behavior to strengthen that behavior। मतलब जैसे से फॉर एग्जाम्पल
इसके केस में टू इवन पनिश ऐसा भी होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट गोज हैंड इन हैंड, कि एक अनडिजायर्ड बिहेवियर अकर होता है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली हम लोगों को पनिशमेंट देना पड़ता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है। जैसे अगर कंटिन्यूसली होमवर्क नहीं किया तो 5 दिन तक स्कूल से सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो दैट इज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो वो डर की वजह से अभी चाइल्ड एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होमवर्क करेगा। फिर डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या, दोनों ही साथ में अप्लाई करो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्सिंग डिजायर्ड बिहेवियर्स व्हाइल इग्नोरिंग और नॉट रीइंफोर्सिंग द अनडिजायर्ड बिहेवियर। मतलब क्या कि जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा जिद करती है टू बी टेकन टू द मूवीज, ठीक है, और वो इतना जिद करती है कि पेरेंट्स थक के उसको मूवी में लेकर जाना ही पड़ता है। तो अभी बेसिकली इसमें उनको क्या सजेशन मिलता है बाय द थेरेपिस्ट इज दैट कि इफ द चाइल्ड आस्क्स फॉर द मूवीज इन अ वेरी वेरी गुड टोन एंड वेरी वेरी काम टोन, अच्छे से काइंडली पूछती है तो उसको लेकर जाना, अगर नहीं पूछती है तो फिर उसके टैंट्रम्स को, उसके स्टबर्ननेस को इग्नोर करना, ठीक है। तो अभी एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर द चाइल्ड इज बीइंग स्टबर्न, that behavior is getting ignored, so that is negative reinforcement. But if the child is asking calmly and kindly, she is taken to the movies because that is a desired behavior, so therefore that is positive reinforcement. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज साथ में हो रही है, इसलिए उसको डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स अकरिंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर बिहेवियर। टोकन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग टोकन्स फॉर अ डिजायरेबल बिहेवियर एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर रिवॉर्ड्स दैट आर मच बिगर रिवॉर्ड्स, बड़े बड़े रिवॉर्ड्स, कि जैसे से फॉर एग्जांपल थ्रू आउट द ईयर इफ द चाइल्ड इज स्कोरिंग, जैसे यूनिट टेस्ट 40 मार्क्स ही हो तो 35 अबव स्कोर करता है, और हाफ ईयरली और टर्म एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो 80 मार्क्स की होती है तो 75 अप स्कोर करता है, तो एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम उसको टोकन मिलता है। फिर वो टोकन्स एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम कलेक्ट होते हैं, एंड देन आफ्टर दैट जैसे ही वो टर्म खत्म होता है उसको फिर बड़े सा रिवॉर्ड मिलेगा, या तो एक बड़ी सी साइकिल या फिर उसको एक वेकेशन ट्रिप मिलेगा। सो दैट इज टोकन इकोनॉमी, ठीक है। टोकन्स कलेक्ट करते जाओ और फिर उन जितने भी टोकन्स कलेक्ट हुए हैं उसके अगेंस्ट में एक रिवॉर्ड मिलता है। अभी ज़्यादा टोकन मतलब ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड, कम टोकन मतलब थोड़ा कम बड़ा रिवॉर्ड, ऐसा, ठीक है। फिर अवर्जन थेरेपी, pairing unwanted behavior with unpleasant stimuli to reduce that behavior, again part of negative reinforcement। अभी इसमें आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है that every single point of time the alcoholic person is going to the vending machine for getting an alcohol drink, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको हमेशा ही शॉक लगेगा, इन एक अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, तो एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम वो वेंडिंग मशीन के पास जाएगा, उसको शॉक लग रहा है और उसको अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, तो दैट इज अवर्जन। धीरे धीरे करके उसको उस जगह से ही अवर्जन हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ही और शी विल कंज्यूम लेस और नो ड्रिंक्स, अल्कोहल ड्रिंक्स एट ऑल, ठीक है। तो दैट इज अवर्जन थेरेपी। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, नॉट टू बेसिकली डू मॉडलिंग, बट मॉडलिंग इज बेसिकली टू लर्न डिजायरेबल बिहेवियर्स फ्रॉम अ रोल मॉडल ऑफ आवर्स, ठीक है। लर्निंग न्यू बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, जिसमें विकैरियस लर्निंग भी होता है, मतलब उसको विकैरियस लर्निंग बोलते हैं, बेसिकली बाय ऑब्जर्विंग और इमिटेटिंग अदर्स। हमारे रोल मॉडल्स को हम इमिटेट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम लोग मॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट फोबियाज। बेसिकली ग्रेजुअल एक्सपोजर टू एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई अलॉन्ग विथ रिलैक्सेशन टेक्निक। उसमें क्या करते हैं, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं टू द क्लाइंट। से फॉर एग्जांपल द क्लाइंट हैज़ अ फोबिया ऑफ स्नेक्स, ठीक है, या फिर इफ द क्लाइंट हैज़ अ फोबिया ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी इरेशनल, हम लोग स्नेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंने आपको जैसे समझाया हुआ है कि फोबिया मतलब क्या, कि वो इंसान उस इमेज को भी उसकी थिंकिंग को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सो इसमें क्या करेंगे सिस्टमेटिकली कि पहले रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देंगे और फिर उनको बोलेंगे कि आप आंख बंद करो एंड जस्ट थिंक अबाउट द साइट ऑफ अ स्नेक, और जैसे ही आपको स्नेक के बारे में कुछ मतलब आप जैसे ही सोचना शुरू करो, आपको एंग्जाइटी होने लगे तो आप अपनी आंखें खोल सकते हो।
तो पहले उनको ये सिखाया, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके उनको वो सोचने में अभी सोचना शुरू कर दिया तो अभी उनको फ़ोटो दिखाना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे करके उनको वीडियोस दिखाएंगे, धीरे धीरे करके उनको दूर से स्नेक्स को दिखाएंगे और धीरे धीरे करके उसको फिर जो नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं, मतलब जो जिसमें वेनम नहीं होता है, उसके पास उसको डायरेक्टली ला देंगे। तो क्या किया, एक सिस्टमैटिक हायरार्की में पहले थिंकिंग से लेकर फिर डायरेक्ट एक्सपोजर तक, मतलब ये पूरी हायरार्की उन्होंने डेवलप की। तो सिस्टमैटिकली उन्होंने बेसिकली फियर को रिमूव कर दिया फ्रॉम द क्लाइंट, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। एक के बाद एक हायरार्की में वो ऊपर चढ़ते गए जिससे उसका फियर धीरे धीरे करके रिमूव हो गया, ठीक है। और ये बेसिकली चलता है, ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ये दोनों साथ में पूछते हैं एज अ 3 मार्कर, सो मेक श्योर दैट यू नो दैट। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, टू इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्सेज दैट इज रिलैक्सेशन एंड एंग्जाइटी कैन नॉट अकर टुगेदर, रिप्लेसिंग एंग्जाइटी विद रिलैक्सेशन विल रिड्यूस फियर। मतलब दो ऐसे फोर्सेस जो एक दूसरे से बहुत ही इनकम्पैटिबल हो, उसमें से एक डोमिनेट करेगा और एक नीचे चला जाएगा। तो पहले क्या थी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी तो एंग्जाइटी डोमिनेट करता था और रिलैक्सेशन नीचे रहती थी। धीरे धीरे करके रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देकर उसको रिलैक्सेशन का एस्पेक्ट डोमिनेट करवाना है और एंग्जाइटी एकदम कम करनी है, ठीक है। सो दैट इज रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल मतलब जो एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। तो ये आ गए आपके डिफरेंट बिहेवियरल टेक्निक्स। इसमें इंडिविजुअल भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट कि एक पूरा 6 मार्कर आ जाएगा, ठीक है। उसमें से सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज आर N2 बिहेवियरल टेक्निक्स। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है। अभी कॉग्निटिव थेरेपी बेसिकली इज मोर एंड मोर रिलायंट टू योर थिंकिंग। और कैसी थिंकिंग, मतलब बेसिकली इरैशनल थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग जो बेसिकली आपको नेगेटिवली अफेक्ट करती हो, जिसके वजह से आप इतना गंदा सोचते हो, इतना खराब सोचते हो, जिसके वजह से आपको लगता है कि लाइफ इज यूजलेस, लाइफ इज वर्थलेस, इट्स मीनिंगलेस, व्हाई एम आई इवन अलाइव, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ये सारे इरैशनल थॉट्स है। अभी यही पर्टिकुलर एस्पेक्ट है टू चेंज दीज इरैशनल थॉट्स एंड टू बेसिकली गेट इनटू द एस्पेक्ट ऑफ रैशनैलिटी। तो उसमें फर्स्ट आता है अपना रैशनल इमोटिव थेरेपी। रैशनल इज रिलेटेड टू योर थिंकिंग, इमोटिव इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। मतलब obviously negative thoughts will trigger negative emotions and as a result it will trigger negative behavior. तो यही चीज को बेसिकली चेंज करना है। So rational emotive therapy was developed by Albert Ellis. It is based on the idea that psychological problems are caused by irrational and faulty beliefs, not by events themselves. मतलब हमेशा ये कोई इवेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बट अ लॉट ऑफ टाइम हमारी फॉल्टी थिंकिंग की वजह से ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। He proposed a model which is ABC, activating event, belief and consequence. तो that ABC model is very important, जिसमें first is activating event, कुछ हुआ जिसके वजह से मेरी ये belief system आई। से फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास के सामने बोलना था और आपने इतना ज़्यादा उसमें स्टटर किया या फिर आप बहुत ही ब्लैंक हो गए, जिसके वजह से आपका मजाक बन गया सबके सामने और आपकी टीचर ने भी आपको बहुत डांटा बिकॉज यू वर नॉट प्रिपेयर्ड एंड दिस पर्टिकुलर ओरल रेसिटेशन और समथिंग विच वॉज देयर इन द फ्रंट ऑफ द क्लास कंटेन्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मार्क्स। अभी ये एक इवेंट था जिसके वजह से आपको लगा कि मैं इतना भी नहीं कर पाया, आई एम सो यूजलेस। So that basically was an activating event for you. The event, your humiliation in front of the class, which led to the belief that I'm useless, I'm worthless, I cannot do anything. ये belief create हो गई, जिसके वजह से consequence क्या हो गया, अभी आप इसके वजह से बहुत इमोशनली डिस्टर्ब रहते हो, आप डिप्रेस रहते हो, आपको एंग्जाइटी होने लगती है, आप बहुत इरिटेबल रहते हो, ठीक है। तो ये consequence हो गया। सो ABC, एक्टिवेटिंग इवेंट, जो इवेंट ने ट्रिगर दिया, बिलीफ जिसके वजह से वो आया, और एज अ बिलीफ उसका कंसिक्वेंसेस, हाउ इज इट कमिंग आउट थ्रू इमोशंस एंड बिहेवियर वो। तो अकॉर्डिंग टू RET, द बिलीफ इज नॉट द एक्टिवेटिंग इवेंट that causes emotional it is the belief, not the activating event that causes the emotional consequence. Obviously वो event एक बार हुआ था,
पर बिलीफ वो कॉन्स्टेंटली रह गई, जिसके वजह से अभी कंसिक्वेंस ये आ रहा है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस आ गया. सो एम इज टू आइडेंटिफाई द इरेशनल बिलीव्स, टू चैलेंज एंड डिस्प्यूट देम. आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको आपसे कोई प्यार नहीं करता, कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप यूजलेस हो या फिर मीनिंगलेस हो. मतलब नॉन प्रोवोकेटिव टोन में ऐसा क्वेश्चनिंग पूछना. एंड टू रिप्लेस देम विथ रैशनल एंड लॉजिकल थॉट्स, जिसके वजह से अभी एज अ आउटकम क्या हो जाएगा, बिहेवियर भी सुधर जाएंगे एंड इमोशंस विल आल्सो गेट पॉजिटिव. So by changing irrational thinking patterns to an emotional distress is reduced. ठीक है. So rational emotive therapy is basically very important 4-marker question. Very important 4-marker question as I've already mentioned. ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट आता है अपना एरन बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी. ठीक है. अभी अकॉर्डिंग टू एरन बेक is based on the idea that psychological disorders especially depression result from faulty thinking patterns. ये तो ऊपर भी सेम ही चीज थी. इसमें उन्होंने स्केमास का बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. These are cognitive frameworks or mental structures that organize information about the world. तो आपके अंदर ये बेसिकली स्केमास क्या, इन डिप्रेशन पीपल डेवलप नेगेटिव स्केमास अबाउट देमसेल्व्स. ऐसे कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क्स आपने अपने अंदर ऐसे जमा करके रखे हो, इतनी रिजिड थॉट्स जो बोलते हैं उसको स्केमास बोलते हैं. जैसे आई एम द मोस्ट यूजलेस पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड, दैट इज योर कोर स्केमा. मुझसे कुछ भी नहीं होता है, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है, ये स्केमास है. ठीक है. तो ये स्केमास बेसिकली आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है. डिप्रेस इंडिविजुअल्स शो एरर्स इन थिंकिंग सच एज ओवर जनरलाइजेशन, कैटास्ट्रोफाइजिंग, सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन. अब ये वाला जो टर्म है, टर्मिनोलॉजीज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आपको बस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन याद रखो कि इट विल क्रिएट नेगेटिव कॉग्निशंस या फिर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स. वो ओवर जनरलाइज कर लेंगे, वो हमेशा एक पर्टिकुलर चीज़ को डिजास्ट्रस लेंगे. ठीक है. तो बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स आती है बिकॉज ऑफ द कोर स्केमास, जिसके वजह से कॉग्निटिव ट्रेट बन जाता है. नेगेटिव व्यूज अबाउट द सेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड एंड द फ्यूचर. मतलब खुद के बारे में भी खराब सोचना, दुनिया के बारे में भी खराब सोचना और आने वाले फ्यूचर के बारे में भी खराब सोचना. ठीक है. अभी व्हाट इज द एम ऑफ द थेरेपी? टू आइडेंटिफाई नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, टू चैलेंज देम, चैलेंज द डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, टू मॉडिफाई द मैल अडेप्टिव स्केमास. स्केमास को बेसिकली चेंज करना, टू चेंज देम, जो बहुत डिफिकल्ट है बट चेंज करने में. और टू रिप्लेस देम विथ रैशनल एंड रियलिस्टिक थॉट्स. चेंजिंग स्केमास एंड थॉट पैटर्न्स रिड्यूसेस इमोशनल डिस्ट्रेस एंड एज फार एज इसमें डिप्रेशन कम होगा. ठीक है. तो ये आपका हो गया कॉग्निटिव थेरेपी गिवन बाय एरन बेक. ये आपका हो गया अगेन एज अ 4-marker इंडिविजुअल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. अब बहुत शॉर्ट में दिया है बट इट इज़ अ वेरी इलैबोरेटेड थेरेपी एंड वेरी ऐसी थेरेपी है ना बेटा कि अगर आप साइकोलॉजी में आगे जाते हो, इफ़ यू एंड अप डूइंग मास्टर्स इन नेट, और फिर उसके बाद अगर आपको CBT का एक पूरा का पूरा कोर्स करना है, तो दिस थेरेपी इज बेसिकली यूज एज योर मेन सोर्स ऑफ इनकम. अगर आपको CBT करना आता है मतलब यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, इज व्हाट वी learned when we were doing our masters in clinical psychology. CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. कॉग्निशंस भी चेंज करने का, जिसके वजह से मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स भी चेंज हो जाएंगे. इज अ शॉर्ट टर्म थेरेपी दैट कंबाइंस कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी. इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग, चेंजिंग डिस्टॉर्टेड थॉट्स एंड मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स, दोनों के फीचर्स को कंबाइन करना. By modifying negative thinking patterns and reinforcing desired behavior, CBT helps reduce psychological distress. ठीक है. मतलब CBT combines both the aspect of cognitive therapies and behavioral therapies. It is not always a short term therapy but ठीक है, let's just keep it like that. So CBT can be asked as a 2-marker question because इसमें आपके टेक्स्ट बुक में ज़्यादा डिटेल्स दी नहीं गई है, तो 2-marker और 3-marker शायद पूछ ले इसमें, you never know. ठीक है. चलो
अभी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी इज ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। अभी ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, जैसे मैंने आपको बोला था कि बिहेवियरल थेरेपी और साइकोडायनामिक थेरेपी में या फिर साइको एनालिसिस में द थेरेपिस्ट प्लेड अ वेरी वेरी एक्टिव रोल और क्लाइंट वॉज बेसिकली प्लेइंग अ सेकेंडरी रोल, जहाँ पे थेरेपिस्ट ही गाइड करेगा क्लाइंट को कि आपको अब जिंदगी में क्या करना है। In the case of humanistic existential approach, the client itself is an active player while the therapist is merely the facilitator. मतलब वो एक ऐसा नॉन जजमेंटल एंड अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड्स वाला एनवायरनमेंट देगा जहाँ पे क्लाइंट इजीली अपने आप को फैसिलिटेट कर सके, ठीक है। तो humanistic existential therapy focuses on the individual's inner potential, free will and capacity for personal growth. It believes that psychological problems arise when a person is unable to realize the true self and meaning of life. जैसे हमने already discuss किया है, humanists believe that free will and self actualization is very important for a person to live happily. अगर उस इंसान को उस फ्री विल नहीं मिलती है और उसको उसकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं मिलता है, तब जाके साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, ठीक है। सो दिस अप्रोच एम्फसाइजेस ऑन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड ऑथेंटिसिटी। ऐसी सारी चीज़ें जिसके वजह से एक इंसान को अपनी खुद की फ्री विल मिले, उसको एक चॉइस मिले, लाइफ में मीनिंग मिले, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सके। The therapist creates a supportive climate through empathy, unconditional positive regard, and genuineness, that is congruence. The aim is to help the client achieve self-growth and self-actualization to add meaning in their life. तो ये basically आपका introduction था। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं what are the main goals? What are the मेन गोल्स ऑफ ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, ठीक है। चलो अभी उसमें फर्स्ट काइंड ऑफ थेरेपी इज एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, जिसको बोलते हैं हम लोग लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी मतलब लोगो इज ट्रीटमेंट ऑफ द सोल, ठीक है, उसको लोगोथेरेपी बोलते हैं, विच वॉज प्रपोज्ड बाय विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल अप्रोच ऑफ लोगोथेरेपी focuses on the search for meaning as a central human motivation. He believed that psychological problems arise when a person experiences an existential vacuum. Existential vacuum मतलब existential crisis, mid-day existential crisis, उसको उसके ज़िंदगी में कोई मीनिंग नहीं दिखता है। और यही होता है बेटा, जब इंसान को ऐसा लगता है ना कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, तो उसको ऐसा लगता है दैट आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस एंड देयरफॉर दे हैव ऑल दीज काइंड्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स अबाउट दैट लाइफ, ठीक है। He has concentrated on something which is known as neurotic anxieties. Frankl stated that when a person fails to find meaning in life, it leads to neurotic anxieties, feelings of emptiness, boredom, and distress without a clear cause. He has also concentrated on spiritual anxieties as well. So what was his key idea? Life has a meaning in all circumstances, even suffering. तो उसको ऐसा लगता था कि वो ऐसे लोगों को सिखाता था कि आप अपनी सफरिंग एंड आप अपने प्रॉब्लम्स में भी मीनिंग ढूंढो। आप ऐसा समझो कि आपकी प्रॉब्लम्स में भी कुछ पॉजिटिव है, जिसके वजह से वो आपको बेसिकली जिसके वजह से आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लॉट ऑफ टाइम्स हमें क्या होता है, हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ मीनिंगलेस है। तो यही बेसिकली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ कि आप अपनी डिस्ट्रेस में भी, आप अपनी प्रॉब्लम्स में भी मीनिंग को देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू गेट दैट मीनिंग फ्रॉम द सफरिंग। Individuals have the freedom to choose their attitude. Finding purpose reduces anxiety and distress. जब हम लोग अपने डिस्ट्रेस में भी मीनिंग को फाइंड करेंगे और अपनी फिर हम लोग बेसिकली पर्पस ढूंढ लेंगे, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा डिस्ट्रेस कम हो जाएगा। So the aim is to help the client discover unique meaning and purpose in life, thereby reducing neurotic anxiety and promoting the well-being in an individual. ठीक है? So existential therapy can come as a 3 or a 4 marker question. इसमें आपको लोगोथेरेपी करके भी पूछेंगे, so don't get confused. फिर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी विच वॉज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स, जिसमें हमने बेसिकली वी डिस्कस ऑल्सो इन द सेकेंड चैप्टर हिज आइडियोलॉजी अबाउट आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, ठीक है।
So the client-centered therapy developed by Carl Rogers is a humanistic approach that focuses on the client's capacity for self-growth and self-actualization. He believed that psychological problems arise due to the incongruence between real self and ideal self. जब तक हम लोग अपने बारे में जो सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं तब तक हम लोग हैप्पी है, पर हम लोग सोचते अपने बारे में बहुत महान है पर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो देयर इज एन इनकॉन्ग्रुएंस एंड एज अ रिजल्ट इट कॉजेज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. सो what are the key features? The therapist provides a supportive and a non-directive environment which emphasizes on empathy and unconditional positive regard and genuineness. The therapist does not give advice but helps the client explore the feeling by themselves, as I've already mentioned. वो एडवाइस नहीं देता है, रादर वो एक एनवायरनमेंट देता है जिसमें क्लाइंट अपने आप खुद ही अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर करे और फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करके उसकी प्रॉब्लम को समझे, खुद ही समझे एंड खुद ही फिर उसके सॉल्यूशंस निकाले. ठीक है. सो द एम इज टू रिड्यूस द इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, promote self acceptance and help the client move towards self actualization. ठीक है. So that was the aspect of client centered therapy. नेक्स्ट आता है अपना इसमें जेस्टाल्ट थेरेपी. अभी जेस्टाल्ट जो आपने 11th में पढ़ा होगा, द मीनिंग ऑफ जेस्टाल्ट इज बेसिकली द सम इज मोर देन द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. आई मीन उन्होंने ऐसा बोला था कि हमेशा ही हर एक चीज़ को हमें होलिस्टिकली देखना चाहिए, एक कंप्लीट चीज़ देखनी चाहिए. ठीक है. तो दैट वाज इट्स मेन एम विच वाज डेवलप्ड बाय फ्रिट्ज Perls. Is a humanistic therapy that focuses on present experiences here and now rather than past events. It emphasizes on self-awareness, personal responsibility and integration of thoughts, feelings and actions, basically holistic development. Psychological problems arise when a person becomes unaware of their needs and experiences or avoids facing reality. He focuses on present feelings and behaviors, encourages expression of emotions. दबे हुए emotions नहीं, expression उसको करो. Helps the client become aware of unfinished business and to increase the self-awareness and help the individual become a whole and integrated person, as I've already mentioned, holistically. मेरे handwriting इसमें थोड़े ख़राब है, but holistically. तो एक इंटीग्रेटेड होल इज व्हाट ही बेसिकली. जेस्टाल्ट थेरेपी में ऑल्सो दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द फिजिकल सेंसेशंस जहाँ पे डिस्ट्रेस होता है. तो ऐसा बोलते हैं कि आप आंख बंद करके जब भी आपको डिस्ट्रेस फील हो तो आपके बॉडी में आपको कहाँ पे वो सेंसेशंस फील होते हैं वो भी आप बेसिकली बताओ. बट इट्स नॉट गिवन इन योर सिलेबस, आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट ऑन दैट. ठीक है. फिर आती है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज. तो हाँ, जेस्टाल्ट थेरेपी कैन कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन बाय द वे. Carl Rogers का आई होप मैंने. क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कैन कम एज अ 3 मार्कर और अ 4 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है. ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आपको सिर्फ इतना समझना है कि दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर बिसाइड साइकोथेरेपीज जो एक इंसान की वेलबींग में हेल्प करती है. ठीक है. तो these are different from conventional psychotherapies and biomedical treatments. They focus on holistic healing of mind and body by yoga and meditation और आयुर्वेदा. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे डिफरेंट योगिक स्टाइल्स दिए हुए हैं, बट आई डिड नॉट एलैबोरेट ऑन दैट बिकॉज ऑल्टरनेटिव थेरेपीज कम आता है बट आ सकता है. सो यू कैन एक्सपेक्ट इट एज अ 3 मार्कर और अ 4 मार्कर क्वेश्चन जहाँ पे दे हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योगा एंड मेडिटेशन अ लॉट एंड ऑल्सो आयुर्वेदा. ठीक है. फिर what are the varieties of factors which can contribute to the healing in psychotherapy. ठीक है. So basically पहला तो उस therapeutic relationship is only very important. Therapeutic relationship in itself is a healing factor. क्यों? पहले बात तो factors जो आते हैं ना बेटा, it comes as a 4 marker. very important question. very important question. देखो क्यों. Therapeutic relationship बेसिकली एक ओपन एनवायरनमेंट होता है, एक वार्म एनवायरनमेंट होता है, एक ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट होता है जिसमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी वगैरह देते हैं. तो क्लाइंट को ऐसा लगता है वो क्लाइंट अपने 50% तो अपने आप ही हील हो जाता है उसमें. ठीक है. बिकॉज उसको पहली बार कोई सुनने वाला है, कोई ऐसा इंसान है जो उसको जज करने के लिए नहीं बैठा है बट उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैठा है. तो दैट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज ओनली द एस्पेक्ट ऑफ warm trusting bond between therapist and the client.
the unconditional positive regard provided by him, the empathy and the genuineness, the congruence, therapist's authenticity and openness, which also leads to catharsis of emotions. जो bottled up emotions होते हैं, catharsis का मतलब क्या होता है, एक साथ emotions का बाहर आना. क्या होता है कि बहुत सारी बार हम लोग इमोशंस को अंदर दबा देते हैं बिकॉज हमें लगता है कि अगर हम लोग इनको एक्सप्रेस कर देंगे तो लोग हमें जज करेंगे. तो यही कैथार्सिस ऑफ इमोशंस को फैसिलिटेट करते हैं ये थेरेपीज कि आपके जो दबे हुए इमोशंस है, जो बॉटल्ड अप इमोशंस है, वो बाहर निकले. सो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है बेटा, आपका इमोशनल रिलीज होता है ड्यूरिंग द थेरेपी. और जब आप इमोशंस को रिलीज कर लेते हो ना, रो के, चिल्ला के, जो भी करके, तो बहुत अच्छा लगता है. So that catharsis in itself is a very very important aspect of treatment. फिर इसमें एक और चीज़ है, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ कि क्या है, I don't know, but इसमें है एक तो the therapeutic technique which is adapted. C is therapeutic technique. कौन सी टेक्निक से आप ट्रीट हो रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हीलिंग फैक्टर इन साइकोथेरेपी. फिर इसमें आते हैं नॉन स्पेसिफिक वेरिएबल्स. तो इसमें क्लाइंट वेरिएबल्स होते हैं और इसमें थेरापिस्ट वेरिएबल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक वेरिएबल्स. So what are the variables from client's aspect? Motivation, readiness for change, positive expectations from the therapy, ability to engage and participate actively, openness and trust. तो जब देखो, क्लाइंट ही अगर एक्टिव नहीं होगा, क्लाइंट को ही अगर हील नहीं होना है, क्लाइंट ही अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो थेरेपिस्ट कितनी भी मेहनत करेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. So client has to have a trust, client has to have to participate actively, and उसको openness भी रखना पड़ेगा और उसको trust भी रखना पड़ेगा so as to engage into the aspect of healing. And therapist के aspect से empathy, unconditional positive regard देना, genuineness देना, professional competence and warmth देना. मतलब इवन दो थेरापिस्ट के घर में खुद के प्रॉब्लम्स चल रहे हो, पर वो प्रॉब्लम्स को साइड में रख के उसको क्लाइंट के ऊपर ही अपना फोकस देना इज बेसिकली द एस्पेक्ट ऑफ द थेराप्यूटिक वेरिएबल्स. तो इसमें क्लाइंट वेरिएबल्स भी आता है, इसमें थेरापिस्ट वेरिएबल्स भी आता है. ठीक है, चलो. फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक इज रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे जो एडिक्ट्स होते हैं, मतलब द पीपल हु आर एडिक्ट टू अ सब्सटेंस, या फिर उनको लॉन्ग टर्म उनके लाइफ में डैमेज हो जाता है, उनको फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम दे आर सेंट टू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जहाँ पे दे हेल्प द पर्सन, हेल्पिंग पर्सन विद मेंटल इलनेस रिटर्न टू अ प्रोडक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लाइफ आफ्टर ट्रीटमेंट. तो जहाँ पे उनको ऐसे एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पे दे कैन कम बैक टू नॉर्मल सी, पहले जैसे वो थे वैसे हो जाए या फिर और प्रोडक्टिव हो जाए. ठीक है. इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग सोशल, वोकेशनल एंड डेली लिविंग स्किल्स which includes occupational therapy, social skills training, vocational rehabilitation. Occupational therapy मतलब training in work skills to promote independence. Social skills मतलब improving communication and interpersonal skills. Vocational rehabilitation मतलब helping the person find suitable employment. तो पहले तो उनको थोड़े occupational skills सिखाते, जैसे knitting, stitching वगैरह सिखाया. ठीक है, कारपेंट्री सिखाया, ऐसे कोई भी चीज़, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी बोलते हैं. फिर सोशल स्किल्स मतलब ग्रुप एक्टिविटीज़ में जहाँ पे वो सोशली इंटरेक्ट कर पाए. वोकेशनल रिहैबिलिटेशन का मतलब उनको छोटी मोटी जॉब फाइंड करने में उनको हेल्प करते हैं. कॉग्निटिव रीट्रेनिंग, इम्प्रूविंग अटेंशन, मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल्स, उनका फोकस बढ़ाते हैं, उनका अटेंशन बढ़ाते हैं. फिर फैमिली थेरेपी एंड सपोर्ट, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करते हैं सो दैट इट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू रिकवरिंग प्रोसेस. ठीक है. So what is the aim? The aim is to help the individuals achieve maximum functioning, social adjustment and self-reliance. This is the end of chapter number 5, that is therapeutic approaches. I hope with this video your chapter number 5 is also clear. As I've already mentioned, this particular chapter also contains a lots and lots of application based stuff that could be asked in your examination. So concepts are needed to be done properly. And I also want to say that we are nearing the end of this particular series of one shot revision. I will be combining last 2 chapters into one single video, naming as social psychology revision video.
So do check that out. I will upload that soon. If you like this video, you can hit that like, share, comment and subscribe to the channel. If you also want, you can also follow me on Instagram, The Brainy Batch. I'll see you all soon.